जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे मंथली करेंट अफेयर्स को, जिसमें हम मार्च 2026 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करेंट अफेयर्स के। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा आप स्टडी करके ऐप को भी इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ई बुक, PDF और जो हमारे प्रीमियम कोर्स हैं वो आपको ऐप पर मिल जाएंगे। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 जारी किया गया और इसमें यह देखा गया है कि कौन सा देश कितना खुशहाल है। तो इस मामले में भारत 116वें नंबर पर है। अब इस इंडेक्स को जारी किसने किया है, तो यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है, जिसमें 147 देश शामिल किए गए थे। और दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है इस इंडेक्स में फिनलैंड, और फिनलैंड लगातार 9वीं बार विश्व का सबसे खुशहाल देश बना है। भारत की रैंक क्या है, 116। 2025 में भारत 118वें नंबर पर, यानी इस साल भारत को 2 अंक का फायदा हुआ है। और रैंक में सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा देश है, वो है अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान में सबसे कम खुशी है, यानी कि सबसे कम खुशहाल देश अफगानिस्तान है। 2026 के इस इंडेक्स की थीम क्या थी, तो इस इंडेक्स की थीम थी सोशल मीडिया का युवाओं की खुशी पर प्रभाव, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ हैप्पीनेस इसकी थीम थी। और इसमें यह देखा गया है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट युवाओं की खुशी पर किस प्रकार से पड़ता है। आपको एक बात और याद रखनी है कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है, तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के सबसे खुशहाल देशों की बात करें तो उसमें फिनलैंड पहले, आइसलैंड दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है डेनमार्क, चौथे नंबर पर है कोस्टा रिका, 5वें स्थान पर है स्वीडन, 6ठे पर नॉर्वे, 7वें पर नीदरलैंड, 8वें स्थान पर है इजराइल, 9वें पर लग्जमबर्ग और 10वें स्थान पर स्विट्जरलैंड है। और सबसे कम खुशहाल देशों में अफगानिस्तान है, सिएरा लियोन है, मलावी है, जिम्बाब्वे है और यमन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी इंडेक्स से रिलेटेड ही है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत इस रैंकिंग में 13वें नंबर पर है। तो अभी दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, यानी IEP के द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 जारी किया गया है, जिसमें 163 देश शामिल थे। और इसमें आतंकवाद के इम्पैक्ट का विश्लेषण किया गया है, यानी कि किस देश में आतंकवाद कितना प्रभावी है ये देखा गया है। तो यह इसका 12वां संस्करण था, यानी कि ये जो इंडेक्स जारी किया गया है यह इसका 12वां संस्करण था। और इसमें आतंकवाद से प्रभावित टॉप 3 कंट्री की बात करें तो इसमें पाकिस्तान पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर बुर्किना फासो है और तीसरे स्थान पर माली है। दोस्तों अगर हम भारत की रैंक की बात करें तो भारत की रैंक है 2026 में 13, जबकि 2025 में भारत की रैंक 11 थी। भारत की स्थिति की बात करें तो 2025 में 43% की गिरावट के साथ भारत में आतंकी हमले कम हुए हैं, ये इस रैंकिंग में बताया गया है। दुनिया की बात करें तो दुनिया भर में आतंक से होने वाली मौतों की संख्या में 28% की गिरावट देखी गई है। तो 2025 में आतंकवाद से होने वाली जो मौतें हैं वो हैं 5582, यानी 28% की कमी हुई है। और आतंकी हमलों की बात करें तो 2025 में 2944 आतंकी हमले हुए हैं पूरी दुनिया में। और आतंकवाद से प्रभावित देशों की बात करें तो पहले स्थान पर पाकिस्तान है, दूसरे पर बुर्किना फासो, तीसरे पर नाइजर, चौथे पर नाइजीरिया, 5वें स्थान पर माली, 6ठे पर सीरिया, 7वें स्थान पर सोमालिया, 8वें स्थान पर है DRC, 9वें स्थान पर है कोलंबिया और 10वें स्थान पर है इजराइल, 11वें पर है अफगानिस्तान, 12वें पर कैमरून, 13वें स्थान पर है इंडिया। तो इंडिया की रैंक जरूर याद रखिएगा कि इंडिया ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 13वें नंबर पर है। अब आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे। कॉम्बो पैक में क्या मिलेगा आपको, तो करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, टेस्ट मिल जाएगा और GK GS के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाती हैं। तो आप कॉम्बो पैक को ज़रूर यूज करिएगा। इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना है 12 month 100।
तो आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, आप हर महीने मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक कॉम्बो पैक है जिसमें आपको हर महीने की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है वो अपडेट करवाई जाएगी। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। तो प्रीमियम कोर्स पर जाना है आपको, यहाँ पर ये सब मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले लीडर बने हैं? आंसर हो जाएगा पवन कुमार चामलिंग। तो मोदी जी ने पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और वो भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर सरकार के प्रमुख के रूप में 8,931 दिन पूरे कर लिए हैं, जबकि पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में 8,930 दिन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे गुजरात के? 7 अक्टूबर 2001 को। और प्रधानमंत्री कब बने हैं वो? 26 मई 2014 को। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 की महिला एकल की विजेता कौन बनी है? तो स्क्वैश में बहुत बड़ा नाम है अनाहत सिंह का। तो उन्होंने इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 में वुमेन्स सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। और ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई थी? मुंबई में आयोजित की गई थी। तो वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। और रनर अप कौन रही हैं? हाना मोहताज, जो कि इजिप्ट देश की थी। वहीं अगर हम बात करें मेंस सिंगल्स की, तो मेंस सिंगल्स के विनर हैं अभय सिंह और रनर अप रहे हैं वीर चोटरानी। अगला क्वेश्चन है, 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? तो वो बना है पाकिस्तान। ठीक है। तो दोस्तों, वायु गुणवत्ता के मामले में 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? पाकिस्तान। इस इंडेक्स को या इस रैंकिंग को किसने जारी किया है? IQ एयर ने जारी किया है, जो कि स्विट्जरलैंड की एक संस्था है। वहीं अगर हम बात करें दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की, तो वो है लौनी शहर, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित है। और दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो वो चाइना के सिंजियान क्षेत्र में स्थित होतान शहर है। सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले देशों की बात करें तो इसमें पाकिस्तान पहले, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश, तीसरे स्थान पर तजाकिस्तान है, चौथे पर चाड है और पांचवें स्थान पर कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य है। छठे स्थान पर भारत है। तो भारत की रैंक जरूर याद रखिएगा। सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले देशों में भारत 6वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर कुवैत, 8वें पर युगांडा, 9वें पर इजिप्ट और 10वें स्थान पर उज्बेकिस्तान है। सबसे स्वच्छ वायु गुणवत्ता वाले देशों की बात करें तो फ्रेंच पोलिनेशिया पहले और प्यूर्टो रिको दूसरे, तीसरे स्थान पर US वर्जिन आइलैंड है और चौथे नंबर पर है बारबाडोस और पांचवें स्थान पर है न्यू कैलेडोनिया। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार SC का दर्जा किन धर्मों तक सीमित है? SC मतलब शेड्यूल कास्ट। आंसर हो जाएगा हिंदू, सिख और बौद्ध। तो सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में ये फैसला सुनाया है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायी ही अनुसूचित जाति का दर्जा पा सकते हैं। ठीक है। यानी न्यायालय ने ये स्पष्ट किया है कि किसी अन्य धर्म जैसे ईसाई धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का जो दर्जा है वो तुरंत और पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश को बरकरार रखते हुए सुनाया है। अगला क्वेश्चन है, बालेंद्र या बालेन शाह किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। तो उसके नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बालेंद्र या बालेन शाह। और दोस्तों, बालेन शाह की जो उम्र है वो है 35 साल। इस प्रकार से वो नेपाल के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में किसकी 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? आंसर हो जाएगा इसका नीलकंठ वर्णी। तो दोस्तों, दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है, तो वहाँ पर भगवान स्वामी नारायण के किशोर रूप नीलकंठ वर्णी की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और यह विश्व की पहली एक पैर पर खड़ी यानी तपस्या मुद्रा की सबसे ऊंची प्रतिमा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला LPG ATM कहाँ शुरू किया गया है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में शुरू किया गया है।
ठीक है। तो हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला एलपीजी एटीएम शुरू किया गया है। और इसको शुरू किसने किया है, किस कंपनी ने शुरू किया है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको शुरू किया है और इसे भारत गैस इंस्टा एलपीजी नाम दिया गया है। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो आर वैरामुथु को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो उन्हें 2025 में ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है यह 60वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है। आर वैरामुथु एक तमिल कवि, गीतकार और लेखक हैं और वो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। इससे पहले 1975 में अखिलन को और 2002 में जयकांतन को यह पुरस्कार मिल चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इस पुरस्कार के पहले विजेता कौन हैं, जी शंकर कुरुप, जिन्हें 1965 में दिया गया था। इसके अंतर्गत 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है, तो वो हैं आशा पूर्णा देवी, जिन्हें 1976 में दिया गया था। 2022 में दामोदर मौजो को दिया गया था कोंकणी भाषा में। 2023 में रामभद्राचार्य को संस्कृत में और गुलजार को उर्दू में दिया गया था। 2024 में विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया था हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा मयंक चक्रवर्ती। तो असम के रहने वाले हैं मयंक चक्रवर्ती। तो वो भारत के 94 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और मयंक चक्रवर्ती यह उपलब्धि हासिल करने वाले पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। तो वन बैटल आफ्टर एनदर को ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। अब चलिए बात करते हैं 2026 के ऑस्कर अवार्ड की। तो इस बार जो ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए गए हैं ये 98 नंबर के ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए गए हैं। और ये कहाँ पर प्रदान किए गए हैं, डॉल्बी थिएटर हॉलीवुड लॉस एंजलिस अमेरिका में। और इसको होस्ट किसने किया था, कोनन ओब्रायन ने। दोस्तों, सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन किस फिल्म को मिले हैं 2026 में, तो सिनर्स को मिले हैं। 16 नॉमिनेशन मिले हैं। और दोस्तों, ये जो सिनर्स फिल्म है ये ऑस्कर की हिस्ट्री की पहली ऐसी फिल्म है जिसे 16 नॉमिनेशन मिले हैं। 2026 में सबसे ज़्यादा पुरस्कार पाने वाली फिल्म कौन है, तो वन बैटल आफ्टर अंदर, जिसे 6 पुरस्कार मिले हैं। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, 1929 में हुई थी। ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है और ऑस्कर अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े अवार्ड हैं। 2026 के विजेता डिस्कस करते हैं। तो बेस्ट फिल्म कौन है, वन बैटल आफ्टर एंदर, जिसके डायरेक्टर कौन है, पॉल थॉमस एंडरसन। बेस्ट एक्टर कौन है, माइकल वी जॉर्डन। तो इन्हें सिनर्स फिल्म के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, जेसी बकली, जो हेमनेट फिल्म से संबंधित हैं। और बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो पॉल थॉमस एंडरसन बेस्ट डायरेक्टर बने हैं और इनकी फिल्म कौन है, वन बैटल आफ्टर एंदर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है, सीन पेन। तो वन बैटल आफ्टर एंदर फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन है, एमी मेडिगन, जिन्हें वेपन्स फिल्म के लिए ये अवार्ड मिला है। तो ये 6 अवार्ड आप जरूर याद रखिएगा, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। ठीक है, तो ये 6 अगर आप याद रखेंगे तो यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 किसने जीता है। तो ये जीता है भारत ने। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं टी20 विश्व कप 2026 की। तो इसकी मेज़बानी भारत और श्रीलंका ने की थी और फाइनल मुकाबला भारत न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, जिसमें भारत ने जीत हासिल की थी। तो भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया था। तो विजेता भारत और उप विजेता कौन बना था, न्यूजीलैंड। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं, संजू सैमसन रहे हैं। और प्लेयर ऑफ द फाइनल कौन रहे हैं, जसप्रीत बुमराह है। सबसे ज़्यादा रन बनाए थे पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने
सबसे ज़्यादा विकेट हासिल किए थे जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने। इन दोनों ने 14-14 विकेट हासिल किए थे। दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत ने ये जो T20 विश्व कप 2026 जीता है, ये तीसरी बार जीता है। यानी कि इससे पहले भारत 2007 में और 2024 में और अब 2026 में विश्व कप जीत चुका है T20 का। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा। डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट देंगे तो आपकी यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा और करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। जब आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट देते हैं तो इस प्रकार से आपकी रैंक भी जारी की जाती है, जिससे आपकी तैयारी का भी पता चलता है। तो आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ममता कालिया को। तो ममता कालिया को 2025 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बात कर लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। तो दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं और साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माने जाते हैं। और यह पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी और इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और साहित्य अकादमी अवार्ड कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ये ज़रूर आप नोट करिएगा। तो ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब 24 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। इसके अलावा साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश में दिया जाता है और राजस्थानी में दिया जाता है। तो इस प्रकार से कुल 24 भाषाएं हो जाती हैं। तो हिंदी का ममता कालिया को दिया गया है उनकी रचना जीते जी इलाहाबाद के लिए, जो कि उनका एक संस्मरण है। अंग्रेजी का दिया गया है नवतेज सरना को, उनकी रचना क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। और वहीं अगर हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत का दिया गया है साधु भद्रेश दास को, उनकी रचना प्रस्थान चातुस्तय ब्रह्म घोषा के लिए, जो कि उनकी ये कविता है। उर्दू का दिया गया है प्रितपाल सिंह बेताब को, राजस्थानी का जितेंद्र कुमार सोनी को और मलयालम का दिया गया है एन प्रभाकरन को। अगला क्वेश्चन है, भारत किसके उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 उत्पादक देश बन गया है? आंसर हो जाएगा नारियल। तो भारत नारियल के उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है। ठीक है, तो दुनिया में जितना भी नारियल का उत्पादन होता है उसमें 30% हिस्सेदारी किसकी है? इंडिया की है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको ये भी बता दें कि जनवरी 2026 में भारत चावल के उत्पादन में भी दुनिया का नंबर 1 देश बना था, चाइना को पीछे छोड़ करके। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन बना है? वो बना है भारत। यानी कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क किस देश में है? तो ये है इंडिया में। और दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है चाइना में, उसके बाद अमेरिका में और फिर भारत का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत औद्योगिक विकास योजना, जिसे भव्य योजना बोला जा रहा है, को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली है? आंसर हो जाएगा 18 मार्च 2026 को। तो भारत में एक नई योजना शुरू हुई है जिसका नाम है भव्य योजना। तो इसको यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी है 18 मार्च 2026 को। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश भर में 100 विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क डेवलप करना। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो नई दिल्ली में प्योर एयर टावर नामक भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर तैनात किया गया है और इसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जो प्रदूषक हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन बने हैं? तो मुज्तबा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं। दोस्तों, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल का हमला हुआ था ईरान पर, जिसमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। अब उनके बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारत और सेशेल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा आयोजित हुआ है? तो लामेतीय। तो लामेतीय सैन्य अभ्यास भारत और सेशेल्स के बीच हाल ही में आयोजित हुआ है 9 मार्च से 20 मार्च के बीच में, और इसका आयोजन सेशेल्स देश में ही किया गया है। और क्रियोल भाषा में लामेतीय का अर्थ होता है मित्रता। 2026 में इस अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित हुआ था और 2001 से ये अभ्यास भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो साइन ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे के द्वारा अपनी महिला कर्मचारियों के लिए साइन ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका मतलब है सेक्सुअल हरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट, यानी कि वर्क प्लेस पर अगर कोई हैरेसमेंट होता है तो उसकी शिकायत इसमें दर्ज कराई जा सकती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य कौन बने हैं? तो बर्जेस देसाई हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बने हैं। उनका संबंध महाराष्ट्र से है और वह एक प्रसिद्ध वकील और लेखक हैं और वो पारसी धर्म से संबंधित हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, यानी नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ की, तो इसकी स्थापना 17 मई 1993 को हुई थी और इसका उद्देश्य ये है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में इकबाल सिंह लालपुरा। अगला क्वेश्चन है, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। तो पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को BCCI के द्वारा कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा रोजर बिन्नी को भी कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला की अगर हम बात करें तो ये दिया गया है मिताली राज को। ये भी पूर्व महिला क्रिकेटर हैं भारत की। इसके अलावा दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष का अवार्ड दिया गया है शुभमन गिल को, यानी कि पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया गया है शुभमन गिल को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार स्मृति मंधाना को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरुष का अवार्ड हर्षित राणा को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण यानी डेब्यू का अवार्ड महिला में दिया गया है एन श्री चरनी को। सर्वश्रेष्ठ घरेलू प्रदर्शन का अवार्ड मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को दिया गया है। दोस्तों, ये BCCI नमन अवार्ड भी कहलाते हैं या BCCI अवार्ड भी कहलाते हैं, तो इनको BCCI के द्वारा प्रदान किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर ने। तो जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 का टाइटल हाल ही में जीता है। तो जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के बीच में रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला हुआ था और ये मैच ड्रॉ हो गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को पहली पारी में बढ़त मिली थी। इसके आधार पर जम्मू कश्मीर को विजेता घोषित किया गया था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार इसको जीता है। रणजी ट्रॉफी भारत की सबसे प्रतिष्ठित घरेलू प्रथम श्रेणी की क्रिकेट प्रतियोगिता है। 1934 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो वो बना है भारत। यानी कि भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा आयात करने के मामले में दूसरे नंबर पर है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिपरी बोला जाता है, की रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 25 के दौरान भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। यानी कि हथियार को इंपोर्ट करने में हम दूसरे नंबर पर हैं। और सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है अभी वर्तमान में? तो वो है यूक्रेन। और जो अमेरिका है वो सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। यानी कि सबसे ज़्यादा हथियारों को एक्सपोर्ट कौन करता है? अमेरिका करता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किस शहर का नाम बदलकर आबू राज कर दिया है? तो दोस्तों, माउंट आबू का नाम अब आबू राज किया गया है। इसकी घोषणा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा जी के द्वारा की गई है। तो देखिए, माउंट आबू का नाम आबू राज और कामा डींग का नाम कामबन किया गया है, ये राजस्थान में ही है। और जहाजपुर भीलवाड़ा में है जो, उसका नाम यज्ञपुर किया गया है। तो ये 3 नाम हाल ही में राजस्थान में बदले गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो RN रवि यानी रविंद्र नारायण रवि को हाल ही में
पश्चिम बंगाल का नया गवर्नर अपॉइंट किया गया है। अब गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट के द्वारा हाल ही में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से राज्यपाल बदले गए हैं। जैसे शिव प्रताप शुक्ला जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, वो अब तेलंगाना के गवर्नर बन गए हैं। जिष्णु देव वर्मा की बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ये अभी तक तेलंगाना के राज्यपाल थे। नंद किशोर यादव, जो कि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, ये नागालैंड के राज्यपाल बन गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन बिहार के नए गवर्नर बने हैं। RN रवि तमिलनाडु के ये राज्यपाल थे, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि केरल के राज्यपाल थे, इन्हें तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कविंदर गुप्ता ये लद्दाख के उपराज्यपाल बने हैं। कविंदर गुप्ता जो लद्दाख के उपराज्यपाल थे, वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बन गए हैं। विनय कुमार सक्सेना, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल थे, वो अब लद्दाख के उपराज्यपाल बन गए हैं। और तरनजीत सिंह संधू, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, वो दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो ये हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं, इनको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने कितनी उम्र से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा 16 वर्ष से कम। तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा सोशल मीडिया पर बैन लगाने की बात की गई है बजट 2026 के दौरान। अगला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? वो हैं अलेक्जेंडर स्टब। तो दोस्तों, रायसीना डायलॉग का हर साल आयोजन नई दिल्ली में होता है और इसमें विश्व भर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। भारत के द्वारा इसका आयोजन होता है और हर साल एक नए मुख्य अतिथि होते हैं। तो 2026 में जो मुख्य अतिथि हैं वो फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब हैं, जबकि 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना हुआ है। तो पूरे विश्व में जितना भी दूध का उत्पादन होता है उसमें 25% योगदान किसका है? भारत का है। 28 फरवरी 2026 को 8 चीते किस देश से भारत लाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका बोत्सवाना। तो बोत्सवाना देश से 8 चीतों को भारत लाया गया है, ठीक है, जिसमें 6 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि मार्च 2026 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की मैगजीन है वो लॉन्च हो चुकी है आपके ऐप पर, यानी स्टडी करके ऐप पर। तो ये बुक दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, ये बुक आपको कहाँ से मिलेगी? तो आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे और फिर इसमें बुक वाला सेक्शन है, तो यहाँ पर मंथली करेंट अफेयर्स की बुक हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मार्च 2026 की हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बुक लॉन्च कर दी है, तो इसको जाकर के आप प्राप्त कर लीजिएगा। इसके अलावा ईयरली करेंट अफेयर्स की बुक, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की बुक, ये सभी आपको ऐप पर ही मिलेंगी बुक वाले सेक्शन पर, ठीक है। तो ऐप पर जाइए, बुक वाले सेक्शन पर आपको ये सभी बुक मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, जो जीके जीएस की बुक हैं वो भी आपको ऐप पर मिल जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। चलिए अब अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलिसा हीली ने हाल ही में किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और एलिसा हीली को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि इन्होंने जो अपने अंतिम मैच हैं वो किस टीम के खिलाफ खेले हैं? तो वो भारत के खिलाफ खेले हैं, यानी इन्होंने अपना अंतिम T20 भारत, अंतिम वनडे भारत और अंतिम टेस्ट भी भारत के खिलाफ ही खेला है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो इंडियन आर्मी ने, यानी भारतीय सेना ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का जो आयोजन हुआ था ना, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ था, 2 जगह हुआ था, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और लद्दाख के लेह में ये प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी और यह इसका 6वां संस्करण आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हैं वो बर्फ पर खेले जाते हैं। 2026 की मेडल टैली की बात करें तो भारतीय सेना ने कुल 9 गोल्ड जीते हैं और 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार से उसने 23 मेडल जीते हैं। हिमाचल प्रदेश दूसरे, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पर महाराष्ट्र और 5वें स्थान पर लद्दाख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन बना है? तो वो बना है चिली। तो चिली कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश बना है और दुनिया का ये दूसरा देश बना है जिसने कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी को खत्म कर दिया है। दुनिया का पहला देश कौन है जिसने लेप्रोसी को खत्म किया है? तो वो है जॉर्डन। तो जॉर्डन के बाद चिली का नाम आता है और ये मान्यता किसने प्रदान की है? WHO ने। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए शुभंकर कौन बने हैं? मस्कट किससे बनाया गया है सेंसस 2027 के लिए? तो प्रगति और विकास को। ठीक है, तो प्रगति और विकास को जनगणना 2027 के लिए शुभंकर बनाया गया है। इसकी लॉन्चिंग गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की गई थी। जो प्रगति है वो एक महिला है और जो विकास है वो एक पुरुष है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुरुष विकास है और ये जो प्रगति है वो एक महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या है? यानी वर्ल्ड वाटर डे 2026 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है वाटर एंड जेंडर। तो जब थीम छोटी होती है तो अक्सर देखा जाता है कि ये थीम पूछ ली जाती है। तो 2026 की थीम क्या है? वाटर एंड जेंडर। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इस बात को आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को। 2026 की थीम क्या है? 2026 की थीम है महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिकार, न्याय और कार्रवाई, यानी राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल। तो ये 2026 की थीम है। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। यानी कि जो प्रॉक्सी सरपंच की प्रथा है उसको खत्म करने के लिए केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान की शुरुआत की है। अब प्रॉक्सी सरपंच क्या होता है? जैसे किसी ग्राम पंचायत में कोई महिला सरपंच बनती है तो उसका पूरा कामकाज उसके पति संभालते हैं। ये एक प्रथा है गांव में, तो उसी को बोला जाता है प्रॉक्सी सरपंच, यानी महिला सरपंच के पति को या उसके रिश्तेदार को प्रॉक्सी सरपंच बोला जाता है। तो इस प्रथा को खत्म करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, अनीता शुक्ला को किस देश में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। तो इक्वाडोर देश में भारत की एम्बेसडर कौन बनी है? अनीता शुक्ला बनी है। इक्वाडोर देश की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ पर स्थित है इक्वाडोर। क्योटो इसकी राजधानी है। अमेरिकी डॉलर यहाँ की करेंसी है और राष्ट्रपति की बात करें तो डेनियल नोबोआ वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो बने हैं हरीश राणा। तो हरीश राणा वाला केस आपको जरूर याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 31 साल के हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। दोस्तों जो हरीश राणा है वो पिछले 13 साल से कोमा में थे। उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु मांगी थी उनके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को एक फैसला सुनाया और उन्हें इच्छा मृत्यु दे दी, यानी पैसिव यूथेनेसिया प्रदान कर दिया। और फिर उनका निधन जो है वो 24 मार्च 2026 को दिल्ली के एम्स में हुआ है। अब यह भारत का पहला ऐसा मामला है जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी रोगी को सीधे पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी है। अब पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है? जैसे हरीश राणा कोमा में थे तो उन्हें बहुत सारी दवाइयाँ दी जा रही थी, उनका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा था, उनका इलाज किया जा रहा था। तो जो पैसिव यूथेनेसिया होता है उसमें इलाज को धीरे धीरे बंद किया जाता है, जिससे उस मरीज की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसे पैसिव यूथेनेसिया बोला जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के वो कौन कौन से जज हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया था? तो जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन। तो इनकी बेंच ने हरीश राणा वाला जो केस था वो सुना था और जजमेंट भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत दिया है, जिसमें सम्मान के साथ मरने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 जारी किया गया है, यानी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया है। तो दोस्तों यह इसका दूसरा संस्करण है
और इसका उद्देश्य राज्यों की वित्तीय मजबूती का तुलनात्मक आकलन करना, यानी कि वित्तीय रूप से कौन सा राज्य कितना मजबूत है ये देखा गया है इस इंडेक्स में। तो इसमें ओडिशा ने शीर्ष प्रदर्शन किया है और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में गोवा, झारखंड ये भी शामिल हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर रहा है, उसके बाद उत्तराखंड और त्रिपुरा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका मदुरै एयरपोर्ट। तो जो मदुरै एयरपोर्ट है वो अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। तो इसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है और जो मदुरै एयरपोर्ट है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, साध्वी निरंजन ज्योति किस आयोग की अध्यक्ष बनी है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? साध्वी निरंजन ज्योति। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की लीडर हैं साध्वी निरंजन ज्योति, तो उन्हें राष्ट्रीय ओबीसी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की यानी एनसीबीसी की, तो यह भारत का एक संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में इसका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 338 के तहत इसको स्थापित किया गया था 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। तो सुदर्शन पटनायक जो है वो जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। सुदर्शन पटनायक कौन है? तो वह एक अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार हैं, ओडिशा से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो गुरुचरण दास जो हैं वो लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले इंडियन बने हैं। तो जो गुरुचरण दास हैं ये भारतीय लेखक हैं, टिप्पणीकार हैं, विचारक हैं, तो उन्हें लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये अवार्ड अमेरिका में स्थित लिबर्टी इंटरनेशनल के द्वारा प्रदान किया जाता है और यह ऐसी हस्तियों को दिया जाता है जिनके विचार और लीडरशिप ने दुनिया भर में स्वतंत्रता के विचार को आगे बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर बैन लगाया है? तो ये बैन लगाया है इंडोनेशिया ने। ठीक है, तो इंडोनेशिया की सरकार ने 28 मार्च 2026 को ये फैसला लिया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर बैन लगाया जाएगा। तो यह कदम जो उठाया गया है यह बच्चों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफी, बुलिंग और लत से बचाने के लिए उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है, यानी कि अब स्मृति मंधाना के नाम से एक बारबी डॉल भी बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, मेटल कंपनी ने उन्हें यह सम्मान दिया है जिसमें उनकी शक्ल की एक विशेष वन ऑफ ए काइंड गुड़िया बनाई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ड्रीम शील्ड सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो दोस्तों जो ड्रीम शील्ड अभ्यास है ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित किया गया है और इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 208 मेडल जीते हैं। तो नई दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन हुआ था जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है और 208 मेडल जीत करके मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया है। भारत ने 75 गोल्ड, 69 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। प्रीति पाल और सुमित अंतिल जैसे एथलीटों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, 2026 में द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई के द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा जयंती कुमारेश। तो प्रसिद्ध बीणा वादक हैं जयंती कुमारेश, तो उन्हें संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए निम्न में से किसे मातृत्व अवकाश का हकदार बताया है? आंसर हो जाएगा सभी गोद लेने वाली माँ को। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसे मैटरनिटी लीव यानी कि मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई माँ बच्चे को गोद लेती है तो उसे भी मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। अगर कोई माँ 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेती है तो उस महिला को मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय रिजर्व बैंक को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने प्रदान किया है? तो ये सेंट्रल बैंकिंग नामक संस्था ने प्रदान किया है, जो कि लंदन में स्थित है। तो लंदन की प्रतिष्ठित संस्था सेंट्रल बैंकिंग ने आरबीआई को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। विलियम डेल रिम्पल को किस पुस्तक के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2025 मिला है? तो द गोल्डन रोड के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक हैं विलियम डेल रिम्पल, तो उन्हें उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल और हार्वर्ड विश्वविद्यालय की नीमन फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया गया है। $10,000 की राशि इसमें प्रदान की गई है। भारत और इंडोनेशिया ने किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के संरक्षण के लिए साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा प्रम्बानन मंदिर परिषद। तो इंडोनेशिया में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे प्रम्बानन मंदिर बोला जाता है। तो इसके जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए भारत और इंडोनेशिया ने हाल ही में एक समझौता किया है। तो भारत की तरफ से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने समझौता किया है। अगर हम बात करें प्रम्बानन मंदिर की, तो यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित 9वीं शताब्दी का विशाल हिंदू मंदिर है। इसे कैंडी रोरो जोंगग्रंग भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील ने किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के नियमों को सख्त किया है? आंसर हो जाएगा 16 साल से कम उम्र। तो दोस्तों, ब्राज़ील ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के जो नियम हैं वो कड़े किए हैं, सख्त किए हैं। और इसमें ये कहा गया है कि बच्चों के जो अकाउंट हैं उनको अभिभावकों के अकाउंट से लिंक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हर अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखने का आदेश दिया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि राज्य में जो अंडों की बिक्री होगी उसमें अंडों की एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य होगा और उसमें ये भी लिखना होगा कि किस दिन मुर्गी ने अंडे दिए हैं और किस तारीख को ये लिखा गया है। ये सारी जानकारी उसमें लिखनी होगी। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है? तो भूमिका श्रेष्ठ बनी है। तो अभी नेपाल में चुनाव हुए थे, उसमें भूमिका श्रेष्ठ ने जीत हासिल की है। उनका संबंध राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से है और वो नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अनुतिन चरनबिराकुल जो हैं वो थाईलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, तो उन्हें मोदी जी ने बधाई भी दी थी। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक कंट्री है। इसकी राजधानी बैंकॉक है। 1949 तक इसे सियाम कहा जाता था। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लीजिए। आज आपके लिए क्वेश्चन है, नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं। यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। होली 900 कूपन कोड यूज करना है। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस इन सभी टॉपिक को विस्तार से समझाया जाएगा। इसमें 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको लूसेंट का कोर्स भी मिल जाएगा। FEV 600 कूपन कोड यूज करना है इस कोर्स के लिए। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में मिलेगा। ठीक है, तो इसको जा करके प्राप्त कर लीजिएगा। और 10,000 स्टैटिक जीके की PDF, 10,000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF ऐप पर मिलेंगी। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर हमें फॉलो कर लें। तो स्टडी कर प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पेज पर। तो दोस्तों, इसके अलावा ऐप पर हमारे टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे टीचिंग एग्ज़ाम, बैंकिंग, SSC, रेलवे, इन सभी एग्ज़ाम के लिए 4,000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।